ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, कल जो बेसिक चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर मैंने आपको बताया बच्चों, इन शॉर्ट आपको ऐसे नहीं क्या लगता कि सर जी कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम कोई ना कोई तो फिक्स एसेट, मतलब इन शॉर्ट कोई ना कोई तो एसेट लेने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, कोई ना कोई तो एसेट लेने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, ऐसे एसेट जो हमारे बिजनेस को आने वाले कई सालों तक बेनिफिट देता रहेगा, ऐसा एक्सपेंडिचर कि जो जनरली बार बार नहीं होगा। जैसे अगर आपने आपके बिजनेस के लिए मशीनरी परचेस किया, जैसे आपने अगर आपके बिजनेस के लिए मशीनरी परचेस किया, तो मशीनरी एसेट है कि नहीं? अगर आपने आपके बिजनेस के लिए मशीनरी परचेस किया, तो मशीनरी एसेट है कि नहीं? सर है। और अगर आपने आपके बिजनेस के लिए मशीनरी परचेस किया, बच्चों अगर मशीनरी एसेट है, आप मुझे बताओ, वो जो खर्चा आपने उस एसेट के लिए एसेट के ऊपर किया है, वो अपने को बिजनेस को आने वाले कई सालों तक बेनिफिट देता रहेगा कि नहीं देता रहेगा? आने वाले कई सालों तक बेनिफिट देता रहेगा कि नहीं देता रहेगा? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो अब मुझे बताओ, जब भी कोई भी एक्सपेंडिचर आप फिक्स एसेट पे करेंगे, सर जी फिक्स और करंट एसेट में फर्क है, आई एम गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट। इसके आगे जब मैं आपको टाइप्स ऑफ एसेट पढ़ाऊंगा तो फिक्स करंट पे आने वाला हूं, पर अभी के लिए समझ के लो, अगर बच्चों आपने कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसी चीज के ऊपर किया कि जिसका बेनिफिट मुझे बिजनेस में आने वाले कई सालों तक होगा, बेसिकली जब आप कोई भी फिक्स एसेट परचेस करेंगे, तो उसके ऊपर के एक्सपेंडिचर को आप कौन सा एक्सपेंडिचर कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और जो एक्सपेंडिचर आप आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर के लिए करते हो, या रेगुलर रेवेन्यू मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपने सैलरी पे किया, आपने वेजेस पे किया, तो जो आप मुझे बताओ, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, यहाँ पे आपने कोई भी एसेट परचेस किए क्या? हैड यू परचेस्ड एनी काइंड ऑफ एसेट? आपने सैलरी का पैसा दिया, सर एसेट परचेस नहीं। आपने पेजेस पे किए, आपने बैंक के ऊपर का इंटरेस्ट पे किया, आपने सेल्समैन को कमीशन पे किया, कहाँ पे भी यहाँ पे मैंने एसेट परचेस किए क्या? तो ये जो सारे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, दिस विल बी बेसिकली कॉल्ड एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यही डिफरेंस कल मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? यस और नो? सो अभी समझ लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस में जब आप फिक्स एसेट मतलब एसेट परचेस करने के लिए करते हो। फिक्स एसेट क्या है, वापस रिपीट करो, आई एम गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट। बट जो भी एक्सपेंडिचर आप आपके बिजनेस में एसेट परचेस करने के लिए इंकर करते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? और जो भी एक्सपेंडिचर बच्चों आप आपके बिजनेस में, दोहरा रहा हूं, जो भी एक्सपेंडिचर बच्चों आप आपके बिजनेस में फिक्स एसेट परचेस करने के लिए इंकर नहीं करते हो, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो खर्चा करते हो, लोगों को सैलरी देना, वेजेस देना, इंटरेस्ट देना, कमीशन देना, बैंक के ऊपर इंटरेस्ट देना, ये सारे जो एक्सपेंडिचर है, ओके, जिसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज्यादा टाइम के लिए होने वाला नहीं है, और ना ही उसमें से कोई भी मेरे बिजनेस में फिक्स एसेट आने वाली है, दैट एक्सपेंडिचर विल बी कॉल्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्लियर हो गया? क्लियर है? ओके, इसका मतलब आप मुझे बताओ, अगर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो आपको नहीं तो बच्चों, मैंने कोई ना कोई तो एसेट्स मेरे बिजनेस में परचेस किया, ये खर्चा कोई ना कोई एसेट के लिए इंकर किया गया, यस और नो? सर ऐसे एसेट जिसका बेनिफिट अपने को आने वाले कई सालों तक होता रहेगा, वो एसेट हम बिजनेस में 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल यूज करते रहेंगे, यस और नो? यस और नो? एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट इमीडिएटली एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा, और उससे मेरे बिजनेस को कोई भी एसेट मिलने वाला नहीं है, वो खर्चे से मेरे बिजनेस में कोई भी एसेट आने वाला नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच इज incurred to acquire a fixed asset or to increase the value of the fixed asset, फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए या फिर फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल बच्चों, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कितने लोगों को समझ में आ? आप सब लोग एक्टिव रहेंगे बच्चों, ओके, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप सब लोग एक्टिव रहेंगे, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बच्चों आप मुझे बताओ, मान लो आपके बिजनेस में एक बिल्डिंग था, बच्चों आपके बिजनेस में एक बिल्डिंग था, बराबर है? बच्चों बिल्डिंग 2 फ्लोर का था। बिल्डिंग कितने फ्लोर का था बच्चों? 2 फ्लोर का था। इस ईयर आपने थर्ड फ्लोर का काम चालू किया। इस ईयर आपने थर्ड फ्लोर का काम चालू किया।
और आपने बच्चों बिल्डिंग के ऊपर थर्ड फ्लोर के लिए 20 लाख रुपया खर्च है। अब मुझे बताओ, बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर के लिए जो 20 लाख रुपया खर्चा हुआ है, सर जी इस खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे? इस खर्चे को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे? गाइस, दिस एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। पहले आपकी बिल्डिंग 2 फ्लोर की थी, अब अगर आपकी बिल्डिंग 3 फ्लोर की है तो जो थर्ड फ्लोर से आपके बिजनेस के बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? थर्ड फ्लोर से आपके बिजनेस के बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा कि नहीं? और इसीलिए ये जो थर्ड फ्लोर आपने कंस्ट्रक्ट किया है, दैट विल बी कॉल्ड एज एन कैपिटल, दैट विल बी कॉल्ड एज एन कैपिटल। आप सब लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? रमा, मेरा अल्टरनेट स्क्रीन है ना, वो देखो ना, अल्टरनेट स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? अल्टरनेट स्क्रीन पे जाओ ना, मतलब आपको और विजिबिलिटी अच्छी होगी। 2 स्क्रीन मैंने रखे पर्पजली, अगर कोई भी एक स्क्रीन में दिखे तो अल्टरनेट स्क्रीन पे आपको और अच्छे से उसकी एक्सेसिबिलिटी आएगी, विजिबिलिटी उसमें अच्छी। सो आप मुझे बताओ बच्चों, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो 20 लाख रुपए, इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे कि नहीं? समझा? सो एक तो अगर आप फिक्स एसेट के ऊपर या फिर फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए कोई भी खर्चा करते हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन कैपिटल। Coming on, for example, purchase of machinery, existence of extension of building, purchase of computer, right? जैसे मशीनरी परचेस करना, बिल्डिंग को एक्सटेंशन देना या फिर कंप्यूटर को परचेस करना इज ऑल अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सर देन व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, कि जो एक्सपेंडिचर से कोई भी फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, बट उसका बेनिफिट इमीडिएटली खत्म होने वाला है। जैसे आपने सैलरी पे किया, 1 महीने में उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, यस और नो? राइट? समझ में आ रहा है कि बच्चों? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So in that case, just give me 1 minute guys. So in that case, जो भी एक्सपेंडिचर जो भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट इमीडिएटली खत्म होने वाला है, दैट विल बी कॉल्ड एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या? मतलब आप मुझे बताओ, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो बिजनेस का एसेट का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिजनेस का एसेट का वैल्यू अगर बढ़ गया, अगर आपने कोई भी बिजनेस में नया एसेट ऐड किया, तो जो आप मुझे बताओ, बिजनेस की जो कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी? अर्निंग कैपेसिटी, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जैसे पहले आपके पास 2 फ्लोर थे, आपने अगर तीसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, बच्चों आपने अगर तीसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, तो तीसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सो जनरली एक दिमाग में रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए इंकर करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली नहीं है। सर मतलब अर्निंग कैपेसिटी उतनी रहेगी, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पर आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने पर आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली नहीं है, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर will give you a benefit for a long period of time.
कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको आने वाले 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, आने वाले कई सालों तक बच्चों बेनिफिट देता रहेगा। बट but whereas revenue expenditure is concerned, it will not provide benefit for a long period of time. जनरली उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ है सबको? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो अब अगर देखो धीरे धीरे तो आपका जो प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आपका बच्चों लॉजिक और तो परफेक्ट होगा, डोंट वरी अबाउट। अब बच्चों एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूँ, उस पर से मुझे क्लियर हो जाएगा क्या सच में आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में गया है क्या। बच्चों क्या यहाँ पे मैं 4 एग्जांपल लिखूं, उस एग्जांपल पर से आप मुझे बताएंगे कि वेदर द सेड एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल लिखता हूँ, क्या आप 4 एग्जांपल पर से मुझे बताएंगे इधर द सेड एग्जांपल इज कैपिटल रेवेन्यू? ध्यान दो सब लोग। बोलो। So we have 4 different type of expenditure that I have mentioned. First is purchase of vehicle, second is payment of salary, third is payment of insurance premium, and fourth is payment फॉर द परचेस ऑफ कंप्यूटर। गाइज आप सब लोग मुझे बताएंगे व्हीकल, अभी देखो 4 ये है। अगर मैंने आपको पूछा सब लोग आंसर देंगे। ये जो पहला एक्सपेंडिचर है परचेस ऑफ व्हीकल, अगर मैं बिजनेस के लिए व्हीकल परचेस करता हूं तो उस एक्सपेंडिचर को मैं क्या कहूंगा? इफ आई परचेस अ व्हीकल फॉर बिजनेस, व्हाट आई विल कॉल दैट एक्सपेंडिचर एज? एग्जैक्टली सर जी, वो जो आपने व्हीकल परचेस किया वो बिजनेस के लिए फिक्स एसेट है, और वो फिक्स एसेट बिजनेस को आने वाले कई सालों तक बेनिफिट देता रहेगा। वो एक्सपेंडिचर बिजनेस को आने वाले कई सालों तक बेनिफिट देता रहेगा, तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एग्जैक्टली बच्चों, आप मुझे बताओ मेरा जो सेकंड एक्सपेंडिचर है पेमेंट ऑफ सैलरी, वो क्या है? मेरा जो सेकंड पेमेंट ऑफ सैलरी वो क्या है? एग्जैक्टली भैया, ये क्या है? रेवेन्यू है कि नहीं है? बिकॉज सर ये सैलरी का जो बेनिफिट है वो जिस ईयर में पे किया उस ईयर में खत्म हो जाएगा। राइट और रॉन्ग बच्चों? इंश्योरेंस प्रीमियम, हम जब ईयर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे क्या अमाउंट? एग्जैक्टली सर जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर जी क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बिकॉज आप मुझे बताओ, अगर मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम 2020 के लिए पे किया है तो क्या वो बेनिफिट मुझे सिर्फ 2020 के लिए देगा क्या? इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर 2020, उसका बेनिफिट मुझे 2020 में ही होगा। मतलब अगर मुझे कोई भी लॉस 2020 में हुआ तो 2020 में इंश्योरेंस प्रीमियम जो लॉस कवर करवा के देगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 2020 के लिए पे किया है, और अगर बताओ अनफॉर्चुनेटली लॉस 2021 के लिए हुआ, बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम 2020 के लिए पे किया है, और अगर लॉस 2021 के लिए हुआ तो क्या इंश्योरेंस प्रीमियम, दोहरा रहा हूं बच्चों, क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे लॉस कवर करवा के देगी क्या? आप कहेंगे नहीं सर। प्रीमियम आपने कौन सी ईयर के लिए पे किया था? 2020 के लिए। बात खत्म। 2020 में लॉस हुआ है तो बोलो 2021 का लॉस भाई कवर करके नहीं देंगे। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो पीरियड के लिए दिया जाता है उसी पीरियड का लॉस कवर होता है कि नहीं होता? फ्यूचर में उसका कोई बेनिफिट नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों? और इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज व्हीकल, सैलरी रेवेन्यू, इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू। और बच्चों अगर मैंने कंप्यूटर परचेस किया तो एक बार परचेस किए कंप्यूटर का जो बेनिफिट है वो मुझे आगे आने वाले कई सालों तक होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? जनरली कंप्यूटर के ऊपर का जो एक्सपेंडिचर है वो नॉन रिकरिंग है कि नहीं है? और इसीलिए पेमेंट फॉर द परचेस ऑफ कंप्यूटर, रिपीट, पेमेंट फॉर द परचेस ऑफ द कंप्यूटर। आप मुझे बताओ
कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? पेमेंट फॉर द परचेस ऑफ द कंप्यूटर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? क्या आप सब लोगों के दिमाग में हैव यू अंडरस्टूड? डाउट है बिंदास पूछो, कंफ्यूजन है बताओ। अरे माझ्या बाळा इकडंच प्रश्न करू नकोस. अरे बाळा माझा नेट हँग गेला. अनिशा, आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम लेक्चर. गेट लॉस्ट. जब तक आप मिलने नहीं आते हो तब तक एक भी लेक्चर अटेंड मत करना. गेट लॉस्ट. ओके. कहाँ तक थे भाई अपन? उसका नेट किसके लिए गया? हैंग हो गया बोले. हाँ से लोग मेरे भाई से होगा. चलो. सो वेयर वर वी अप टू? हम कहाँ तक थे बच्चों मुझे बताओ. डायरेक्ट में निकालता हूँ. मैं कुछ आपको वार्निंग वार्निंग देने वाला नहीं हूँ. गलती हुई बाहर जाओ, भाड़ में जाओ. चलो. सो पेमेंट फॉर परचेस ऑफ द कंप्यूटर. बच्चों ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ? पेमेंट फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? श्योर आप सब लोगों को समझ में आ गया? ओके. अब मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों. सब लोग दिमाग में रखना क्या समझा रहा हूँ. एक ऐसा एग्जांपल बच्चों जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट. ओके. ध्यान देना सब लोग क्या समझा. चलो सर जी, व्हीकल, सैलरी, इंश्योरेंस एंड कंप्यूटर आपने तो बोल दिया. कुछ कैपिटल कुछ रेवेन्यू. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बच्चों. एडवर्टाइजमेंट. बच्चों आप मुझे बताओ, अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया तो आप क्या बोलेंगे? सर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इस ईयर के लिए किया, दोहरा रहा हूं, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इस ईयर के लिए किया तो सर जी आप जिस ईयर के लिए पे करेंगे उस ईयर में उसका बेनिफिट हो जाएगा. मतलब बाय डिफॉल्ट बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, बाय डिफॉल्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू है. क्यों? बिकॉज आप मुझे बताओ एडवर्टाइजमेंट करने से कोई भी फिक्स एसेट मेरे बिजनेस में आएगा? दोहरा रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट करने से कोई भी फिक्स एसेट मेरे बिजनेस में आएगा? बताओ. नो सर. हाँ सर, कोई भी खर्चा करने पर अगर आपके बिजनेस में फिक्स एसेट आता है जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक होता रहेगा तो सर जी आप उसको बिंदास कैपिटल एक्सपेंडिचर को. पर सर जी एडवर्टाइजमेंट करने से आपके बिजनेस में कोई भी फिक्स एसेट आने वाला नहीं है. राइट और रॉन्ग? तो आप मुझे बताओ एडवर्टाइजमेंट को आप रेवेन्यू कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एडवर्टाइजमेंट को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो. राइट. अब मुझे बताओ, आपके सामने एक एग्जाम्पल, बहुत मस्त एग्जाम्पल है बच्चों. सब लोग 100% प्रॉपरली सुनना. आप सब लोगों को गॉड ऑफ क्रिकेट जी सचिन तेंदुलकर पता है? यू ऑल नो सचिन जी तेंदुलकर, राइट? ओके. सबसे आज तक का उम्दा क्रिकेटर बोल सकते हैं. या फिर बच्चों एक ऐसे की जिन्होंने बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई. सो आप सबको बताया कि सचिन तेंदुलकर एक टाइम सचिन तेंदुलकर was the brand ambassador of MRF. सचिन तेंदुलकर एमआरएफ कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे. सचिन तेंदुलकर एमआरएफ कंपनी के कौन थे बच्चों? ब्रांड एम्बेसडर. ओके. अब मुझे बताओ अगर वो एमआरएफ कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, दोहरा रहा हूं, अगर वो एमआरएफ कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है तो एमआरएफ कंपनी उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे पे करेगी कि नहीं करेगी? एमआरएफ कंपनी उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे पे करेगी कि नहीं करेगी? यस और नो? सर अगर वो ब्रांड एम्बेसडर है तो 100% पे करेगी. अगर वो ब्रांड एम्बेसडर है तो 100% पे करेगी. यस और नो? चलो पे करना जायज है. बट आपको पता है एमआरएफ कंपनी ने जब सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बोल के अपॉइंट किया, एमआरएफ कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को कितनी अमाउंट दी थी? एमआरएफ कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को
ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कितनी अमाउंट दी? एडवर्टाइजमेंट ही है ना, बताओ मेरे को, एडवर्टाइजमेंट ही है ना, बराबर। एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज जब ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है तो लोग ऑब्वियसली तेंदुलकर को देख के प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? ओके, तो एमआरएफ कंपनी और सचिन तेंदुलकर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एमआरएफ कंपनी सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया एडवर्टाइजमेंट के लिए, और एमआरएफ कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को कितने रुपए दिए? बताओ तो सही, अंदाजा थोड़ा बहुत। ओके, नाउ यू विल बी शॉक्ड टू नो, एमआरएफ कंपनी ने जब सचिन तेंदुलकर को साइन किया, एमआरएफ कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को ज्यादा नहीं बच्चों, 180 करोड़ रुपए दिए थे। कितने दिए थे बच्चों? 180 करोड़ फॉर 3 इयर्स। ये एक एग्जाम्पल, इसके बाद वाला एग्जाम्पल आपको और मतलब फिर आप तो जगह से उठ जाएंगे, बोले सब मोह माया है, सब क्रिकेटर ही बनना है, कुछ नहीं बनना जिंदगी में, कौन देगा इतना? सही है, ब्रांड एम्बेसडर प्राची, इतना क्यों? बिकॉज उसकी वैल्यू इतनी थी, लोग उसको इतना फॉलो करते थे, तो कंपनी को पता था कि जब सचिन हमारे प्रोडक्ट ऐड करेगा तो डेफिनेटली हमें सेल्स में इतना फायदा होगा, राइट? एक ब्रांड अच्छा क्रिएट होना चाहिए करके लोग ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ही लेते कि जो अपने ब्रांड की वैल्यू और बढ़ाए, राइट? एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझे बताओ बच्चों, एमआरएफ कंपनी ने सचिन, आप मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा, एमआरएफ कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को जो 180 करोड़ रुपए दिए वो क्यों दिए? एमआरएफ कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को जो 180 करोड़ रुपए दिए वो क्यों दिए? वेरी गुड रुमान, वेरी गुड मैत्रेय, वेरी गुड सर जी। प्योरली इसके पीछे का जो पर्पज है वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। प्योरली इसके पीछे का जो पर्पज है वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट। आप मुझे बताओ, ठीक से सुनना, ठीक से सुनना। मान लो 2015, 2016 एंड 2017 के लिए, 2015, 2016 एंड 2017 के लिए, okay? आपको कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को 180 करोड़, जब सचिन, फॉर एग्जांपल, ये ईयर अलग है, ईयर मुझे एक्चुअली में यहाँ पे नहीं लिखी, ईयर अलग है, बट आप मुझे बताओ अगर सचिन तेंदुलकर को 180 करोड़ दिए, कंपनी ने दिए कब बच्चों? 2015 में दिए 180 करोड़, बट जो 2015 में सचिन तेंदुलकर को 180 करोड़ दिए उसके अगेंस्ट बच्चों कंपनी को बेनिफिट 15 में भी होने वाला है, 16 में भी होने वाला है, 17 में भी होने वाला है, राइट और रॉन्ग? आपने पेमेंट तो 2015 में कर दिया, पर 3 साल के लिए वो अगर ब्रांड एम्बेसडर है तो उसका फायदा आपको 15 में भी होगा, 16 में भी और 17 में भी होगा, राइट और रॉन्ग? अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है सोचो, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, जिंदगी में जो भी लोग बच्चों आगे जाके अकाउंट में काम करेंगे ना, ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है, आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। अब मुझे बताओ 2015 में जो 180 करोड़ रुपए पे किए गए हैं, 2015 में जो 180 करोड़ रुपए पे किए गए हैं वो एमआरएफ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमआरएफ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं है? एमआरएफ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं? बच्चों इसके अगेंस्ट उनके बिजनेस में कोई भी एसेट आया है क्या? रिपीट, इसके अगेंस्ट उनके बिजनेस में कोई भी एसेट आया है क्या?
मतलब ये जो खर्चा है, क्या आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो क्या? ये जो खर्चा है, क्या आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो क्या? बिकॉज सर उसके अगेंस्ट कोई एसेट तो आया नहीं, तो दिस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, बट सर अगर आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हो। दोहरा रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं तो आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हो। यस और नो? एक मिनट रिया, उससे कोई लेना देना नहीं, प्रॉपर्टी दिया नहीं दिया, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पर बच्चों, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा था कि जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, राइट और रॉन्ग? बट यहाँ पे 2015 में आपने जो 180 करोड़ का खर्चा किया, क्या उसका बेनिफिट 1 साल में खत्म हो रहा है कि 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होगा? क्या उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल के लिए होगा कि 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होगा? जो खर्चा आपने 2015 में किया उसका बेनिफिट 1 साल के लिए होगा कि 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होगा? राइट? गेटिंग? इसका मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अपने को 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एन डिफर्ड रेवेन्यू expenditure. That will be called as an deferred revenue expenditure. Ishan, paid for 3 years. असाइड करो, पे कब हुआ है? पे कब हुआ? 2015, 2017, 2016 और 2017 तीनों साल के लिए अलग अलग पे हुआ है कि आपने पेमेंट 2015 में किया था? पेमेंट तो आपने 2015 में ही किया था ना? तो अगर मुझे किसी ने पूछा 2015 में, कह रहे 2015 में 2015 में आपने जो 180 करोड़ खर्चा किया है वो कौन सा खर्चा है? तो आप बोलेंगे सर 180 करोड़ में से 60 करोड़ का बेनिफिट मुझे पहले ईयर मिल जाएगा। 3 साल के लिए 180 करोड़, तो 1 साल के लिए 60 करोड़। तो ये 60 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ? बट 2015 में पे क्या हुआ, जो रहा हुआ 120 करोड़ से, वो उसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट 2 इयर्स में मिलने वाला है, और इसीलिए मैं उसको क्या कहूंगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहूंगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या आप सब लोगों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्लियर हुआ क्या? पक्का? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आगे आने दो, कभी भी आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए। सो अगर आपको अभी कभी भी पूछा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या आपको क्लियर हो गया है क्या? ओके। सचिन तेंदुलकर जैसे और एक एग्जांपल दो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा तो फिर वो एग्जांपल देके मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, एग्जांपल देता हूं बच्चों, आईपीएल का ही। बराबर, अभी चल रहा है ना आईपीएल, दुबई में शिफ्ट कर दिया। चला इतना कोरोना, बट वो नहीं रुक रहे, बोले आईपीएल होके रहेगा। क्यों होके रहेगा पता नहीं, चलो ठीक है। के आर टीम था विच बिलोंग्स टू एसआरके, राइट? एंड ऑब्वियसली आप में से भी बहुत सारे लोग रहेंगे कि जो केकेआर के फैन फॉलोइंग में होंगे, हो सकते हैं। ओके, आप मुझे बताओ मैं आपको क्या समझा रहा हूं। के आर के टीम का जो 2007, 8 एंड 9 का टी शर्ट था, 2007, 8, 9 में भाई आप कितने साल के थे? 2007, 8, 9 आपकी एज क्या थी? सर जी एज का तो पता नहीं, बट हम ऐसे किधर तो पकड़ पकड़ के चलते थे, बराबर?
राइट? ये छोटे-छोटे बच्चे दोहरा रहे। जब बच्चों एसआरके का टीम आया, तो एसआरके की टीम के टी-शर्ट के ऊपर आगे के साइड में, फ्रंट साइड में नोकिया लिखा था। क्या लिखा था? नोकिया लिखा था। इफ यू रिमेंबर, राइट? बच्चों एट दैट टाइम नोकिया वाज द ओनली कंपनी जो इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रही थी। नोकिया वाज द ओनली कंपनी जो इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रही थी और भयानक थी बच्चों, भयानक सेल कंपनी। केकेआर को नोकिया कंपनी ने उनके टी शर्ट के ऊपर फ्रंट साइड में नोकिया लिखने के लिए 3 साल के लिए जो दिया हुआ अमाउंट था, दैट वाज 700 करोड़। मुझे कितने थे? 700 करोड़। नोकिया पेड टू केकेआर। क्यों दिया? एडवर्टाइजमेंट। I know these values will sound, little illogical to you. कि सर ऐसा कौन देता है? बट जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की फैक्ट ये है कि ये होते हैं बड़े-बड़े कंपनीज। आप कभी भी जाके अगर गूगल सर्च करते हो जो डेटा, तो आपको डेफिनेटली पता चले। शायद कुछ फैक्ट गूगल पे भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बट बहुत सारे फैक्ट्स अवेलेबल भी हैं। वो उनका पार्ट है मीठा, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। एंड एक लास्ट एग्जाम्पल, आपको पता है यार, वो 6 साल पहले इंडिया के टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता था? सहारा ना, राइट? सहारा। जो सहारा एयरवेज एंड ऑल था बच्चों, जिन्होंने पुणे में स्टेडियम भी बनाया। बीसीसीआई, यू ऑल नो। अब सब लोगों को बीसीसीआई पता है बच्चों। मीन टू से, ये जो बच्चों बीसीसीआई है, बीसीसीआई डिसाइड कर दिए इंडियन क्रिकेट टीम के टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए। यस और नो? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इंडियन टी शर्ट के ऊपर जो हम सहारा लिखते थे ना, उसके लिए बीसीसीआई को, उसके लिए बीसीसीआई को पर ईयर ये जो मेरे बोर्ड पे वैल्यू है ना, मिलती थी 1000 करोड़। तो गेट अप गाइस, दुनिया बहुत बड़ी है बच्चों। आपको आपकी सोच और आपको आपकी जो क्या बोल सकते हैं बच्चों, नॉलेज है वो बहुत बढ़ानी होगी। और इसी के लिए बच्चों आप कॉमर्स चूज किया ताकि आपको ऐसी चीजों का नॉलेज बहुत। आई होप you all have understood the concept of capital expenditure, revenue expenditure and deferred expenditure. क्लियर हो गया है क्या? ये तीनों कॉन्सेप्ट थोड़े से टेक्निकल है, तो टाइम लगता है और टाइम से इंपॉर्टेंट है आपका अंडरस्टैंडिंग। सबको क्लियर हुआ है? अब मैं 2 मिनट में उसको रीड करके आगे बढ़ता हूँ। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, revenue expenditure is an expenditure for which no future benefit is expected but having immediate or short term benefit may be less than 1 year। कि जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आने वाले 1 साल के अंदर ही बच्चों चला जाएगा, that will be called as an revenue expenditure। It does not increases the profit earning capacity of an organization, they are normal day to day operating expense of the business organization। कि उससे हमारे बिजनेस की कोई भी कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली नहीं है। जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ती है। व्हीकल आया, मशीनरी आया, बिल्डिंग में एक नया फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, इससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर कोई भी फर्क गिरने वाला नहीं है। समझ में आया क्या? वो एक्सपेंडिचर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए इंकर किया जाएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हुआ सबको? हाँ सर, उसके आगे का एक पार्ट है, कैन अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? पे एंड एल अकाउंट क्या है? ये 11th का लास्ट टॉपिक जो है ना, फाइनल अकाउंट, उसी में आएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो ये जो लास्ट वाला लाइन है आप अभी लिखना कि वो ट्रेडिंग एंड पे एंड एल अकाउंट को आते हैं, बट क्यों आते हैं इसको समझने के लिए अपने को लास्ट टॉपिक तक का नॉलेज लेना पड़ेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जब आएगा तब उसके ऊपर बात, ओके? बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है ना,
कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे कि जिसको आगे के टॉपिक में लिया गया, तो आपको अगर टॉपिक आगे है तो उसके ऊपर मैं बस आपको कुछ तो बोलूँ, उसमें मजा नहीं बच्चों, सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू नेचर। आप मुझे बताओ, सचिन तेंदुलकर को जो 180 करोड़ दिए वाले थे, उसका नेचर रेवेन्यू था कि नहीं था? सर जी 180 करोड़ एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए गए थे, मतलब उसका नेचर रेवेन्यू ही था। बस सर जी रेवेन्यू होने के बावजूद भी उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म नहीं हुआ, रेवेन्यू होने के बावजूद भी इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म नहीं हुआ, और इसीलिए बच्चों उसको हम क्या कहेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू कहेंगे, because it is a revenue in nature but benefit of which is going to be in next 2 to 3 years. Will receive the benefit in next 2 to 3 years. So moving ahead, such expenditure is written up over the number of years. Such return of amount is shown as a debit side of profit and loss account, and ये वापस profit and loss account आएगा। तो मैं इसके ऊपर अभी बातचीत नहीं करूंगा, बिकॉज मैं कितने भी बातचीत कर लूं आप बोलेंगे सर आप क्या बड़बड़ कर रहे हैं, अरे आपको आगे का पोर्शन बहुत है, तब जाके आपको चीजें क्लियर होगी। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग सबको क्लियर हो गया क्या? किधर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट। बट क्या आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्लियर हो गया? उन्होंने भी दिया है कि बच्चों, फॉर एग्जांपल हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग दिया है कि बच्चों, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने हेवी एक्सपेंडिचर किया, अगर आपने लीगल एक्सपेंसेस इंकर किए, ऑल दैट विल बी लीगल एक्सपेंसेस। पता है ना बच्चों, कभी कभार आपको लीगल एक्सपेंसेस भी मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस में बच्चों, फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में केस, आपके बिजनेस के अगेंस्ट केस हुई थी, और बच्चों वो केस के लिए आपको अराउंड 2 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा, बट बच्चों रिजल्ट आपके साइड से आया, केस का जो रिजल्ट है आपके साइड से आया, और अब आपने जो भी 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया हुआ था, दोहरा लो बच्चों, आपने जो भी 2 करोड़ का खर्चा किया हुआ था, वो करने पर पूरा रिजल्ट आपके साइड से आया, एंड अब जो भी रिजल्ट आपके बिजनेस के साइड से आया है, इसकी वजह से आपके बिजनेस को अभी 10 से 15 साल तक बेनिफिट मिलता है। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने 2 करोड़ रुपए का लीगल एक्सपेंडिचर किया, बट वो लीगल एक्सपेंडिचर इंकर करने पर जो भी आपके साइड से कोर्ट ने रिजल्ट दिया, उसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले कई सालों तक होगा, तो आप उस लीगल एक्सपेंसेस को हर एक साल थोड़ा 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 देख सकते हो ना, चार्ज कर, बिकॉज लीगल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ इस ईयर, बट सर वो एक्सपेंडिचर जिसके लिए इंकर हुआ उसका बेनिफिट मुझे आगे आने वाले 8 से 10 साल तक होने वाला है, तो उसको भी हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। ओके, बट डेफर्ड रेवेन्यू का एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल सबको समझ में आ गया? ओके, सो अभी अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय कैपिटल, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय रेवेन्यू, व्हाट एग्जैक्टली बाय डेफर्ड रेवेन्यू, क्लियर हुआ क्या? पक्का? क्या बात है बच्चों। ओके, रमा डाउट क्या आपका? अनम्यूट होके बताओ। सर अगर कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर को पैसे दिए और उन्हें जितना प्रॉफिट चाहिए था उन उतने रिटर्न्स नहीं आए, तो वो ओके, कंपनी का लॉस नहीं होगा क्या? प्रॉब्लम ऐसा है बेटा, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करना है कि नहीं करना है इज ऑल टुगेदर अ पर्सनल चॉइस ऑफ कंपनी। आपने ब्रांड से एम्बेसडर अपॉइंट किया, आपकी मर्जी थी करके उसने आपको हाँ कहा, और आपने उसको पे किया, इससे आपकी कंपनी को रिजल्ट अचीव होगा कि नहीं होगा, ये मैटर नहीं करता है। मतलब आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे सचिन तेंदुलकर को, कह रहे आपको हमने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था, हमें लगा हमारा सेल बढ़ेगा, बट हमारा सेल बढ़ नहीं रहा, बट अब आप हमारे पैसे वापस दे दो। एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग है और आपकी कंपनी का सेल अलग है। सो एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर कभी नहीं होगा, लॉस हुआ तो हुआ, बिजनेस है। जब आप बिजनेस करते हो तो आप में अनसर्टेनिटी रहेगी ना बच्चों, बिजनेस करते हो, लॉस हो सकता है, हो सकता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके। दैट्स इट। अगर विराज आप मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर ही खत्म हो गया बेटा, अगर बेटा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर ही खत्म हो गया तो पूरा रेवेन्यू है ना, फिर डेफर्ड का सवाल क्या है, गया ही नहीं ना नेक्स्ट ईयर में। बात कब चल रही है? अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल के ऊपर चला गया तो बात चल रही है। इफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स विद इन 1 year, then what we can say, no question of deferred revenue arises, it will purely revenue expenditure because its benefit is expiring within 1 year, right or wrong? That's it। और बोलो बच्चों, बोलो बोलो मीत भाई बोलो।
बोलो ना क्या डाउट है मीत? सिर्फ फास्ट। ऑलराइट, चलो बच्चों, यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? पूरा लेक्चर हमने सिर्फ रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू के ऊपर बात की, और ये तीनों कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर हो गई क्या? जनरली वापस वो लेके नहीं आने का, जितना क्लियर 10 बार पूछो मैं बता दूंगा, एक बार हुआ घर पे रीड किया, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, राइट और रॉन्ग? हैव यू अंडरस्टूड? बीइंग फर्स्ट टॉपिक, अपने को ये सारी चीजें समझना, आपके लाइफ टाइम ये लगने वाली चीज है, ओके? और सिलेबस में करके नहीं पढ़ रहे, नॉलेज के लिए पढ़ रहे, ओके? चलो अभी आप मुझे बताओ, जो भी लोगों ने सर व्हाट इफ द अर्न बेनिफिट फॉर 1 ईयर एंड देन पेड द अमाउंट, थोड़ा सा ईशान सिंप्लीफाई करके होता तो क्या बोलना चाहता है? तेरा अप्रोच मेरे तक आ नहीं रहा, फास्ट अनम्यूट होके बता, मतलब क्वेश्चंस मेरे पास फास्ट आएंगे। So, sir, if a worker works for us for around 1 year, okay. Hello, Ishan, I think you are facing network issue. Hello. Hello. Am I audible? ठीक है ईशान, जस्ट मेक श्योर आप आपका टेक्स्ट करो, आपको आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाए, ओके? डोंट वरी, ऑलराइट। तो बच्चों, अब आप मुझे बताओ, यहाँ तक मैंने जितना पार्ट पढ़ा है उतना क्लियर। ऑन द अदर साइड, जो भी मेरे स्टूडेंट है, मैंने आपको हमेशा से क्या कहा कि मेरे स्टूडेंट मेरे को अलग दिखने चाहिए, मेरे स्टूडेंट ऐसे लगने चाहिए कि हाँ सच में भाई ये अपने सारे एक एज के स्टूडेंट, एक एज की गैंग दिखनी चाहिए। तो आप सब लोगों को मैंने बताया था कि आप अपने मोबाइल पे या फिर आप आपके मॉम डैड के मोबाइल पे इकोनॉमिक टाइम्स नाम का ऐप डाउनलोड करो। बोला था कि बच्चों आपको मैंने कि डाउनलोड एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स। जो लोगों को नहीं बोला होगा बच्चों, इकोनॉमिक टाइम्स का एक ऐप है जो आप सब लोग अपने मोबाइल पे फिर आपके पेरेंट्स के मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करेंगे। आई विल क्लैरिफाई यू वन थिंग, भैया मैं कोई भी इकोनॉमिक टाइम्स का एजेंट नहीं हूँ जो मुझे कमीशन देने वाले, ओके बच्चों? बस आपकी जो कमर्शियल नॉलेज है, आपकी जो डे टू डे बिजनेस नॉलेज है, उसको इम्प्रूव करना भी बच्चों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट बच्चों? तो सब लोग अपने मोबाइल पे इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें एक ऑप्शन रहेगा क्विक रीड्स नाम का, एक अलग बच्चों पेज है क्विक रीड्स नाम का, उसके ऊपर आपको डेली 15 टू 20 न्यूज मिलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप आज पढ़ना चालू करोगे, आपको 2-3 दिन कुछ नहीं समझेगा, पर धीरे 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 बच्चों आपको आइडिया आना चालू होगा, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और आप बच्चों ऐसे न्यूज को एंजॉय भी करेंगे, और एक साइड बच्चों 2-4 साल के बाद आपके पास इतना नॉलेज होगा कि जो आप आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते। तो दो चीजें, इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, आप इंग्लिश में न्यूज पढ़ेंगे। सेकंड, इससे आपका बच्चों कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नॉलेज बढ़ेगा। और थर्ड, ऐसा नॉलेज आपको बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अलग बनेंगे तो ये अलग पहचान होगी। तो मेक श्योर बच्चों कि आप इस चीज को खास ख्याल रखें, राइट? सुजल भाई, आपका कमेंट मेरे पास पहुंच गया, थैंक यू सो मच। भगवान करे कभी ना कभी वो दिन आए आप लोगों की दुआ। ऑलराइट गाइस, सो आई होप यहाँ तक जो मैंने आप सब लोगों को पढ़ाया सब लोगों को क्लियर। कल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैंने वर्ड डिस्काउंट यूज किया, जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया डिस्काउंट, ऑनेस्टली बताना, गर्ल्स स्टूडेंट आप ऑनेस्टली बताना, बच्चों डिस्काउंट बोला कि मुझे लगता है गर्ल्स ज्यादा खुश होते हैं, राइट और रॉन्ग? बिकॉज गर्ल्स को डिस्काउंट ज्यादा अच्छा लगता है, राइट और रॉन्ग? मतलब जेब में मान लो बच्चों उनके 10 लाख रुपए रहेंगे, फिर भी उनको 100 रुपए का डिस्काउंट मांगने में जो मजा आती है ना बच्चों, वो अलग ही है, राइट और रॉन्ग? ओके, सो अकाउंट में भी बच्चों रिद्धि, आपको मैं निकाल रहा हूँ, आप एक बार मेरे से बात करेंगे फिर लेक्चर अटेंड करेंगे। बाय, टेक केयर। ओके, सो
बच्चों आप मुझे बताओ, जब भी ये वर्ड आता है डिस्काउंट, राइट? अच्छा, ऑनेस्टली बताओ, आप में से कितने लोग हैं कि जो सच में दुकान में जाने के बाद डिस्काउंट मांगते हैं? कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको डिस्काउंट लेना पसंद है? भैया थोड़ा कम करो यार, 200 का है, दे दो यार 190 में, क्या फर्क गिरेगा? बराबर है बच्चों। मतलब मेरा स्टडी है, इंडिया में, चलो इंडिया का छोड़ देते बच्चों, महाराष्ट्र की बात करते हैं बच्चों। महाराष्ट्र में अगर वड़ा पाव छोड़ा ना तो सारी चीज में बार्गेनिंग है, सारी चीज में डिस्काउंट है। बराबर है बच्चों। मतलब आप में से अगर कुछ लोग वड़ा पाव में भी डिस्काउंट मांगते रहेंगे तो फिर भाई आपको हेड्स ऑफ है ना? ओके, सो डिस्काउंट एक ऐसी चीज है बच्चों जिसका डिटेल स्टडी करना अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और एग्जैक्टली बच्चों डिस्काउंट अकाउंट में कैसे मैटर करता है, अकाउंट में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, टू टाइप ऑफ डिस्काउंट क्या है, और सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट और अकाउंटिंग ईयर क्या है, ये मैं बच्चों आपको कल के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। सो रिमेंबर, कल का लेक्चर अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर आप में से कोई भी बंदा कल का लेक्चर मिस करने वाला है। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट संडे you will have your test on topic number 1 and I will give you a time for preparing, right? बस रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, बिकॉज पॉसिबल है कि नेक्स्ट संडे को आपका ओसी का भी पेपर आ सकता है। ओके, सो प्लीज प्रिपरेशन बरकरार। नए स्टूडेंट सारे लेक्चर्स ठीक से करो, कभी भी आपको अगर कोई भी चीज लगती है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। इज इट ओके गाइस? बाय एंड टेक केयर। मैम आएंगे, मैम आगे का लेक्चर कंटिन्यू, आगे का लेक्चर कंटिन्यू। मैम दोनों में ज्वाइन कर ही रहे, सिर्फ कोई भी फालतूगिरी मेरे को यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मोरेश्वर आदित्य तेरे को होस्ट बना के जा रहा हूँ, तेरे रिप्लाई मेरे को कम आ रहे हैं, कल से थोड़ा ध्यान रख, वरना अभी फिर गालियां खाएंगे कभी लेक्चर में। रिप्लाई दिखना चाहिए मेरे को। आदित्य, कल से तेरे को मैं होस्ट बना के जा रहा हूँ, मैम ने कहा मैम होस्ट बना के। बाय, बोलो। एसपी का लेक्चर है ना अभी? मैम ने कल क्या बोला था आपको? एसपी बोला था। एक नहीं, एक काम करो, सब लोग अभी लॉग इन रहो, सब लोग लॉग इन रहो, एक बार मैम से कंफर्म करना। ओके, एक बार मैम से कंफर्म करना, उसके से लॉग आउट होना मत, काइंडली कंफर्म इट मैम। हेलो, हेलो, कंचन कॉल कर सर। हाँ, तिथं फाउंडेशन चिमून आली. ओके ओके, एक काम कर, त्यांना तर काय कर, सगळ्यांना घरीच पाठव, सगळ्यांना मला जसं भेटसेल.
लेक्चर चालू करेन ना? नहीं मैं चुप रहेंगे। मैं लेक्चर क्या हूँ? लेक्चर के पैसे बोलिए लिस्ट कर लिस्ट कर All right, guys. Am I audible to all of you? Am I clearly audible to all of you? Okay. अरे मेरे को all right. ठीक है। आईडी बताया मेरे को। आईडी क्या है इसका? भाई आईडी बताओ।